हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल यूथ फायर। हमने इस चैनल को जितने भी दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं उस पर तजिया देने के लिए हम मुख्तलिफ पैनल्स को दावत दिया करेंगे जो यहाँ पर आकर अपना तजिया हमें पेश करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं इमरान बाया साहब और मुनीबुररहमान सलारिया साहब। वालेकुम सलाम। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 से डेब्यू करने वाले एक खिलाड़ी ने एक ही साल के अंदर अपने कैरियर में बुलंदी को छू लिया है और उसकी मौजूदा रैंकिंग जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी है। हम यहाँ सूर्या कुमार यादव की बात कर रहे हैं जो इस वक्त T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने IPL कैरियर का आगाज़ शायद मुंबई इंडियंस से किया था। इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुंबई इंडियंस से इन्होंने अपने IPL कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन उससे पहले जो इनकी हिस्ट्री है वो ये है कि 2010 एंड 2011 की रणजी ट्रॉफी सीज़न में इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का डेब्यू किया, जो कि इन्होंने मुंबई की तरफ से डेब्यू किया और दिल्ली के अगेंस्ट खेलते हुए डेब्यू किया। और फर्स्ट इनिंग्स में उस मैच की इन्होंने 73 रन स्कोर किए, जो कि उस टाइम हाईएस्ट स्कोर थे बाकी टीममेट्स के मुकाबले में। व्हेन नो अदर प्लेयर वाज एबल टू स्कोर रन्स, ही स्कोर्ड 73 crucial runs. Then on the basis of his first innings and after scoring 73 in his first class inning, he was carried in Ranji Trophy by Mumbai's team. So from here Mumbai Indians selected them. मुंबई इंडियंस ने इनको सिलेक्ट किया। 2011 से 13 तक ये मुंबई इंडियंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद थे, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले, लेकिन इनको वो खातर मौके ना मिल सके क्योंकि मुंबई इंडियंस की साइड क्योंकि उस टाइम अच्छे प्लेयर्स थे उनके पास मिडिल ऑर्डर में, इनको कोई इतने मौके ना मिल सके। फिर मुंबई इंडियंस ने इनको 2013 के बाद रिलीज़ कर दिया। जब उन्होंने रिलीज़ किया तो 2014 में 2014 में KKR ने इनको अपना IPL कॉन्ट्रैक्ट दिया। KKR की तरफ से इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बहुत अच्छे रन स्कोर किए और KKR की तरफ से लगातार पूरा सीजन खेले और उस सीजन को फिर KKR ने IPL टाइटल विन भी किया। देन फॉर प्लेइंग KKR मेरा आपसे एक सवाल है, मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। क्या आप नहीं समझते कि ये डोमेस्टिक लीग्स जो हैं इनमें परफॉर्मेंस देना और इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? ठीक है, वो आप अगर कहीं कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है तो क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? इंटरनेशनल में कॉन्फिडेंस उसका उनका लेवल कितना हाई हुआ होगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने? क्योंकि एक ही साल में आप देखें उनकी रैंकिंग में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है और वो नंबर 2 ICC बैट्समैन बन चुके हैं T20 में। बिल्कुल, ये इस बात पे डिबेट हो सकती है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस नज़रिए से वो ये है कि जब इन्होंने 2018 में मुंबई की तरफ से इनको चांस मिला और इन्होंने इनिंग्स को ओपन किया 2018 में, ही स्कोर्ड 512 स्कोर 512 स्कोर, जो कि उस वक्त मुंबई इंडियन के स्क्वाड में सबसे ज़्यादा स्कोर थे। इधर मैं आपको एक दफ़ा फिर रोकना चाहूँगा, मैं माजूर खाऊँ। आपने अभी बताया इन्होंने 512 रन बनाए ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर जब ये आए, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये ओपनिंग बैट्समैन बेहतर है बनिस्बत के ये मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करें? उसकी एक हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वो ये है कि इम्प्रोवाइज करके बैटिंग करते हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैं क्रिकेट के अंदर अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाना चाहता हूँ, और मुनफरिद पहचान उनकी क्या थी? ये इम्प्रोवाइज करके खेलते थे, बॉलर के माइंड के साथ खेलते थे, उसकी लेंथ को बॉलर को एडजस्ट नहीं होने देते थे और एक हैंडसम स्ट्राइक रेट से 133.33 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने वो रन स्कोर किए। और जो आपका क्वेश्चन था पहला कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक, वो बस अब बात ये है कि जब डोमेस्टिक लीग जो है एक इंटरनेशनल लीग के तौर पे है IPL, जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट है, BCCI का भी, ICC को भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू BCCI जनरेट करके दे रहा है, उसके अंदर। अच्छा, यहाँ मैं आपको टोकूंगा, क्या आप नहीं समझते कि ये जो BCCI रेवेन्यू दे रहा है ICC को, कहीं इस वजह से तो नहीं इनकी रैंकिंग मुतनाज़ा हो चुकी?
बेशक ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ तजियाकार अगर बात करूं जी जी तो ये बिल्कुल ये एलिमेंट है। जी क्यों? उसकी वजह ये है कि जब ये एलिमेंट इसको हम देखें, बीसीसीआई क्योंकि आईपीएल से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आपके वर्ल्ड के जितने भी सुपरस्टार हैं जी, जी। बिसाइड्स जॉय रूट जो कि इस टाइम नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, अगर उनके अलावा बात की जाए तो तमाम प्लेयर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आके खेलते हैं। इधर मुनीबर मामलाजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या एक खिलाड़ी जो जिसने कैलेंडर ईयर में 1300 रन बनाए हुए हैं, क्या इतनी जल्दी और इस परफॉर्मेंस के बेस पर सूर्या कुमार यादव आईसीसी T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस कर सकता था? आपका क्या टेक है इस बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया और मेरे इदारे का आपने मुझे मौका दिया। सर हम अगर स्टार्ट करते हैं मोहम्मद रिजवान जी सर। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने तकरीबन 56 मैचेस में T20 इंटरनेशनल में जी अराउंड अबाउट 1662 रन स्कोर किए, 50 की एवरेज थी और 129-28 का इनका स्ट्राइक रेट। जी दूसरे नंबर पर हम अगर आते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान पिछले 1-2 साल से T20 में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 2 रैंक मिला, जो कि अब लेटेस्ट सूर्या कुमार यादव साहब ने उनसे ले लिया। जी जी सर अब अगर हम बात करें रिजवान की और सूर्या कुमार यादव की, सर इसमें एक चीज़ का बड़ा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि इस साल में कंसिस्टेंटली कौन सा परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान किस ने लाइन पे एक से। मैच खेलना है T20 जी। पूरे साल में। जी यही एक बड़ी वजह बनी सूर्या कुमार यादव का रैंकिंग में इतना सिर्फ जी जी सर, ऑस्ट्रेलिया अगर के आप खिलाफ सूर्या कुमार यादव के स्टैट्स को देखें तो उन्होंने 2021 में डेब्यू किया और अभी तक 23 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 672 रन स्कोर किए और उनका स्ट्राइक रेट 175 था, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट अच्छा, है। क्या आप गवर्नमेंट समझते लेवल हैं पे। यहाँ तजियाकारों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि T20 रैंकिंग में स्ट्राइक रेट का बहुत अमल जी दखल सर है? बिल्कुल, और क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह वक्त गुजरा है क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, तो क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अब अगर हम रिजवान के और स्काई के हम स्ट्राइक रेट को कंपेयर करें तो इसमें एक ज़मीन आसमान का फर्क हमें नजर आता है। सर अब हम बात करते हैं कि मौजूदा प्लेयर्स जो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिनमें एक प्लेयर ईदा हेंड्रिक्स का भी नाम आएगा, जो कि साउथ अफ्रीका के उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन हैं, consecutive जिन्होंने 50 अभी score लेटेस्ट की। इंग्लैंड सीरीज के अंदर 3 consecutive 50 स्कोर की, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड में जी। T20 इंटरनेशनल सीरीज भी हरा एडन मार्करम भी। और उसके बाद सर हम एडन मार्कर की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो 2022 में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। जी तो सर मेरी नज़र के अंदर सूर्या कुमार यादव की जो उनकी रैंकिंग के अंदर इतना अच्छा इजाफा हो, उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा अमल और दखल उनके स्ट्राइक रेट का हो सकता है। लेकिन किसी हद तक हम इसको ये भी कह सकते हैं कि चूंकि आईसीसी को 70 to 80% जो उनका फाइनेंस करता है वो बीसीसीआई करता है और उनका मौजूदा प्रेसिडेंट भी इंडियन सौरभ गंगुली है, तो हो सकता है कि इन चीज़ों का अमल दखल सूर्या कुमार यादव की रैंकिंग पर हुआ हो, जिसकी वजह से उनकी यानी आप ranking उतना इत्तेफाक रहा हो। करते हैं इस बात पे? सर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि देखें रिजवान ने लास्ट ईयर कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस की 1250 की, एक सेंचुरी की और जी जी उनके मैच भी नहीं थी साहब जिसमें पाकिस्तानी टीम को फतह मिली। उनका अगर आप इनिंग्स देखें अच्छा, जिसमें इधर आप उनका- किसी अगर बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँ रिजवान के लास्ट इनिंग्स कंपेयर करें और सूर्या कुमार यादव की लास्ट सर मैं उस पर आता हूँ लास्ट 5 इनिंग एक मिनट मैं आपसे एक क्वेश्चन 140 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का, जो कि बहुत हैंडसम है। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि आपने देखा सूर्या कुमार यादव ने सेंचुरी मारी इंग्लैंड के अगेंस्ट, सर उसके लेकिन वो बाद एक लूजिंग कास्ट के अंदर लूजिंग कास्ट के अंदर एक सेंचुरी थी और कैसे उनकी रैंकिंग में कितना वो मैं आपको जब बताऊंगा। सूर्या कुमार यादव और रिजवान की ग्राफ सेंचुरी को बताऊं। कंपेयर करें तो रिजवान की सेंचुरी अनबीटन थी। और बाबर आजम की साउथ अफ्रीका वाली जो सेंचुरी सर बाबर आजम की तो बात सूर्या कुमार यादव का बाबर आजम से किसी भी सूरत में अच्छा, इधर मैं आपसे- बाबर आपसे आजम एक- ग्रेट एक- प्लेयर मैं है। एक question मैं करना जस्ट चाहता आपको हूं। बाबर आजम के स्टैट्स T20 बताऊं तो उन्होंने 74 इंटरनेशनल मैचेस में इधर मैं आपको रोक 2686 स्कोर भी इधर किए मैं आपको- और 45 की एवरेज के साथ उन्होंने 129.4 के स्ट्राइक रेट से ये स्कोर किए और ये कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 ईयर से परफॉर्म वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इधर मैं आपको रोकूंगा और आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या अब ये जो रैंकिंग के बाद सवाल उठना शुरू हो गया है कि चंद क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं या क्रिकेट देखने वाले जो हैं वो
इस रैंकिंग की बुनियाद पर बाबर आजम और सूर्या कुमार यादव में कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। अब क्या कहना चाहेंगे इस सर पर? इस कंपैरिजन को यूं ही लिया जा सकता है जैसे स्टार्टिंग डेज के अंदर बाबर को कोहली से कंपेयर किया जाता था। इस कंपैरिजन को हम बिल्कुल ऐसे लेंगे क्योंकि सूर्य कुमार यादव का जस्ट अभी स्टार्ट है इंटरनेशनल कैरियर के अंदर, उनको 1 साल हुआ है और अभी 1-2 परफॉर्मेंस के अलावा उनकी कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है कि T20 के अंदर उसको बाबर आजम से कंपेयर किया जाए। जबकि हम बाबर आजम की तरफ आएँ तो बाबर आजम वो बैट्समैन हैं जिन्होंने 7 से 8 कंसेक्यूटिव 50s की, जिनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे मैचेस जीते और जो कंसिस्टेंटली लास्ट 2 to 3 ईयर्स से वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन हैं। और इस बात को बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स एग्री भी करते हैं। आपका पॉइंट आ गया है। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्या इस वक्त ये जायज़ है बाबर आजम को कंपेयर किया जाए सूर्य कुमार यादव के साथ? सर मैं आपको अगर बताना चाहूँ, पहले 18 T20 मैचेस के अंदर सूर्य कुमार यादव साहब की रैंकिंग 500 और 600 के दरमियान। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्लीज़ ये आप अगर हमारे नाज़रीन को ये ग्राफ नाज़रीन को ग्राफ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी ठीक है। Then after playing his 18th or 19th T20 match, his ranking suddenly climbed and is standing on 816 points, just 2 points behind Babar Azam. And talking about Babar Azam, what you asked me, बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने 2016 से लेकर 2022 तक शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनका बैट इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि जैसे उन्होंने पिछले 1000 और लगभग 1070 दिनों से T20 नंबर 1 स्पॉट के ऊपर वो अपना कंसिस्टेंसी। अब सूर्य कुमार यादव साहब की अगर आप एवरेज देखें तो उनकी एवरेज है जस्ट 36 की, ठीक है, 37 अब इंक्रीज हो गई 36-37 के दरमियान उनकी एवरेज। और अगर हम बाबर आजम की एवरेज देखें तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर उनकी एवरेज क्योंकि नीचे आई है। पहले उनकी एवरेज पहले 4-5 साल जब वो कैप्टन नहीं थे तो 50+ एवरेज थी उनकी T20 में। यू कांट कंपेयर सूर्य कुमार यादव विद बाबर आजम बिकॉज बाबर आजम इज अ वर्सटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। देन for me it is unfair to compare SKY with ये आपका पॉइंट हमें मिल चुका है। आप मेहरबानी करके ज़रा इस चार्ट को हमारे नाज़रीन के लिए जी वो पिक्चर लगा दी जाएगी जब। और नाज़रीन आपने हमारे एक्सपर्ट पैनल का आज ओपिनियन सुना। ICC को हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ICC को कम से कम कोई क्राइटेरिया बयान कर देना चाहिए कि कैसे किस प्लेयर को कब जो है वो उसकी रैंकिंग में किस बेसिस पर ये प्लेयर क्लाइंब करता है, स्ट्राइक लाइन करता है, डिक्लाइन कैसे किस बेसिस पे डिक्लाइन आता है। देखें सूर्य कुमार यादव साहब की जो रैंकिंग थी जी वो जून के अंदर वो 40 या 45 स्पॉट और सडनली इतना क्लाइंब जो ICC को देखना चाहिए। तो ICC को क्राइटेरिया जो है वो बयान कर देना चाहिए ताकि किसी भी प्लेयर की, किसी टैलेंटेड प्लेयर की कभी रैंकिंग जो है वो मुतनाज़ा ना हो, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर जो है वो अपने टैलेंट की बेसिस पर ऊपर आ रहा है, बनिस्बत ये कि उसकी रैंकिंग को हम मुतनाज़ा बना दें जैसे इस वक्त सूर्या कुमार यादव की रैंकिंग एक मुतनाज़ा बनी हुई है। आप क्राइटेरिया तो बताएं कि स्ट्राइक रेट की बेसिस पे, किस बेसिस पे आप T20 में प्लेयर्स को जो है वो रैंकिंग दे रहे हैं। ये था हमारा आज का इशू जिस पे हमने बात की। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में